मित्रों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय मदन लाल शुक्ल महाविद्यालय सीपत। आज का हमारा विषय है भारतीय इतिहास लेखन के अंतर्गत वामपंथी और दक्षिणपंथी वाद विवाद। इस विषय के अंतर्गत मित्रों, हम सबसे पहले वामपंथी और दक्षिणपंथी विचार के रोचक इतिहास पर दृष्टि डालते हैं। आज के समय में वामपंथ और दक्षिणपंथ को विचारधारा से जोड़ दिया गया है, लेकिन शुरुआत में इसका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था। यह सिर्फ असेंबली में बैठने की एक व्यवस्था भर थी। आपने वामपंथी और दक्षिणपंथी शब्द बहुत बार सुने होंगे। भारत की बात करें तो यहाँ मार्क्सवादी पार्टियों को वामपंथी पार्टियाँ और हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टियों को दक्षिणपंथी पार्टियां कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो उदार कहे जाने वाले तबके के लिए वामपंथी यानी लेफ्ट विंग और कंजर्वेटिव के लिए दक्षिणपंथी यानी राइट विंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी आज के समय में वामपंथ और दक्षिणपंथ को विचारधारा से जोड़ दिया गया है, लेकिन शुरुआत में यह असेंबली में बैठने की व्यवस्था का मात्र द्योतक था। अब प्रश्न उठता है कि यह शब्द वजूद में कब और कैसे आया। सत्र 1789 में गर्मी का मौसम था। फ्रेंच नेशनल असेंबली के सदस्य संविधान का मसविदा तैयार करने के लिए जमा हुए थे। किंग लुई 16वें को कितना अधिकार मिलना चाहिए, इसको लेकर सदस्यों के बीच काफ़ी मतभेद था। असेंबली के सदस्य दो हिस्सों में बट गए थे। एक हिस्सा उन लोगों का था जो राजशाही के समर्थक थे और सदस्यों का दूसरा हिस्सा उन लोगों का था जो राजशाही के खिलाफ थे। इन सभी सदस्यों ने अपने बैठने की जगह को आपस में बांट लिया। इसके अंतर्गत राजशाही के विरोधी क्रांतिकारी सदस्य पीठासीन अधिकारी की बाईं ओर बैठ गए, जबकि राजशाही के समर्थक कंजर्वेटिव सदस्य पीठासीन अधिकारी के दाईं ओर बैठ गए। इस तरह से वहाँ से लेफ्ट विंग और राइट विंग का कॉन्सेप्ट वजूद में आ गया। अब हम इस बात का उल्लेख करेंगे कि कैसे विचारधारा से लेफ्ट और राइट शब्द जुड़ गया। 1789 के बाद कुछ समय तक समाचार पत्रों ने लेफ्ट और राइट विंग का इस्तेमाल किया। 1790 तक यह शब्द चलता रहा। फिर जब नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस में शासन आया तो कई सालों तक लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट गायब रहा और साथ ही फ्रेंच असेंबली के अंदर दाएं और बाएं बैठने की कोई व्यवस्था भी नहीं रही। फिर 1814 में संवैधानिक राजशाही के शुरुआत होने के साथ ही लिबरल और कंजर्वेटिव असेंबली में दाएं और बाएं बैठने की व्यवस्था फिर शुरू हो गई। फिर 19वीं सदी के मध्य तक फ्रांस के स्थानीय अखबारों में विपरीत राजनीतिक विचारधाराओं के लिए लेफ्ट और राइट शब्द का इस्तेमाल होने लगा। राजनीतिक पार्टियों ने तो बाद में खुद को सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। आज हम देखते हैं कि यह विचारधारा दुनिया भर में फैल गया है। हम देखते हैं कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से निकला यह शब्द 18वीं सदी तक दुनिया के बाकी हिस्सों में पहुंच गया, लेकिन कुछ सालों तक इंग्लिश बोले जाने वाले देशों में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। वहाँ 20वीं सदी की शुरुआत में यह टर्म लोकप्रिय हुआ। वैसे अब बैठने की व्यवस्था से इस शब्द का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ देश में अब भी बैठने की इस तरह की व्यवस्था है। जैसे अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन हाउस और सीनेट चैम्बर्स में एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि विश्व में राजनीतिक दलों को उनके चरित्र के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया। वामपंथी यानी लेफ्ट विंग और दक्षिणपंथी यानी राइट विंग, ये दोनों विचारधाराएं एक लंबी रेखा के दो परस्पर विरोधी सिरे हैं। वामपंथी विचारधारा वर्गों पर आधारित विचारधारा है, जिसमें श्रमिकों और कृषकों के इर्द गिर्द शासन व्यवस्था की संरचना की गई है। राज परिवारों
और पूंजीवादी व्यवस्थाओं के शोषण एवं अत्याचार के विरुद्ध यह एक प्रतिक्रियात्मक विचार है। धूर वामपंथी विचारधारा में वामपंथ के आड़े आ रहे प्रत्येक व्यक्ति का वध करना मान्य है। 20वीं सदी में माओ त्से तुंग ने चीन में पूरी ताकत से इस विचारधारा पर क्रूर शासन स्थापित किया और करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा। रूस में लेनिन और बाद में जोसेफ स्टालिन ने वामपंथ के नाम पर भीषण नरसंहार किए। दूसरी ओर दक्षिणपंथी विचारधारा जो प्रजातियों रेस यानी कट्टरवाद और रूढ़िवाद पर आधारित है, इस विचारधारा का सबसे चरम उदाहरण हिटलर का था, जिसने नाजी व्यवस्था की स्थापना की और अपनी रेस प्रजाति को उत्तम समझकर अन्य प्रजाति के करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 20वीं सदी में इन कट्टरपंथियों का दौर था, किंतु धीरे धीरे मानव की समझ में विचार और शिक्षा के प्रसार के साथ कट्टर सोच में परिवर्तन आया। वामपंथ कुछ नरम पड़ा और समाजवाद का जन्म हुआ। दक्षिण पंथ नरम होकर मध्य दक्षिण पंथ चेहरे के रूप में उभर कर सामने आया। वामपंथ और दक्षिण पंथ अब दो विरोधी छोर न रहकर मध्य मार्ग की ओर बढ़ते दिख रहे थे। यद्यपि रूस और चीन में अभी भी वामपंथियों की क्रूरता के किस्से यदाकदा सुनने को मिलते हैं, तथापि मानव समाज मध्यम वाम पंथ से मध्य दक्षिण पंथ के बीच अपना वजूद ढूंढने में लगा हुआ है। भारत में कांग्रेस मध्यम मार्गी और भारतीय जनता पार्टी मध्यम दक्षिणपंथी माना जाता है। इंग्लैंड के दो प्रमुख दलों में लेबर पार्टी को वामपंथी और कंजर्वेटिव पार्टी को दक्षिणपंथी माना जाता है। उसी तरह यूरोप के अन्य देशों में भी इन्हीं दो विचारधारा वाले लोगों में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है। आइए अब देखते हैं भारत में वामपंथ और दक्षिणपंथ की प्रमुख नीतियों की एक झलक। पहले अपन वामपंथियों की नीतियों को देखते हैं। इनकी सबसे पहली महत्वपूर्ण नीति है समानता। समाज के सब लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि देश में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। दूसरा, राष्ट्र में धर्म और सरकार अलग अलग रहेंगे। ये विचार फ्रांस की क्रांति से निकल कर आई थी। चीन इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। वहाँ की सरकार लगभग नास्तिक है। भारत में चूंकि सनातनी परंपरा रही है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी है। इसीलिए भारतीय संविधान लोगों को भारतीय रीति रिवाज मानने की स्वतंत्रता देता है, परंतु सरकार धर्मनिरपेक्ष है। तीसरी, केंद्रीय योजनाएं। राष्ट्र की नीतियां ऐसी हो कि कहाँ किस योजना में कितना खर्च हो उसे सरकार तय करेगी, बाजार नहीं। भारत में पेट्रोलियम को छोड़कर सभी सरकार तय करती है, लेकिन पेट्रोलियम में भी सरकार का कुछ न कुछ हस्तक्षेप अवश्य होता है। चौथी, अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप। अर्थशास्त्री किन्स का मानना है कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था कभी चरमराने की स्थिति पर न पहुँचे। पांचवा, कल्याणकारी राष्ट्र। सभी वामपंथी यह मानते हैं कि राष्ट्र की योजनाएं जन कल्याणकारी हो। भारत में मनरेगा, आयुष्मान भारत ऐसी ही योजनाएं हैं। छठवां, स्वतंत्र व्यापार का विरोध। वामपंथी हमेशा स्वतंत्र व्यापार के खिलाफ रहे हैं। इनका मुख्य कारण स्थानीय व्यापारियों और उत्पादकों को समस्या न आए। लेकिन यहाँ एक रोचक तथ्य है। दक्षिणपंथी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीनी सामग्रियों के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं, और वहीं वामपंथी इसके विपरीत इसका विरोध करते हैं, क्योंकि चीन एक कम्युनिस्ट राष्ट्र है। इसके अतिरिक्त वामपंथी विचारधारा में विदेशी वस्तुओं पर भारी टैक्स लगाने की वकालत करते हैं, जिससे उनके उत्पाद और स्वदेशी वस्तु के उत्पाद का मूल्य समान हो जाए। यहाँ भी एक रोचक तथ्य सामने आता है। जब मोदी सरकार अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स लगाया तो वामपंथी इसकी आलोचना करने लगे। वामपंथियों की सामाजिक धारणाएं। सातवां,
वामपंथी बदलते परिवेश को लेकर चलते हैं। इन्हें समलैंगिक विवाह से कोई दिक्कत नहीं है, प्रवासियों से कोई दिक्कत नहीं है, अपराधों के लिए मौत की सज़ा का ये विरोध करते हैं। दरअसल वामपंथ यहाँ कोई निश्चित परिभाषात्मक धारणा लेकर नहीं आता। भारत की बात करें तो आदिकाल से यहाँ लैंगिक स्वतंत्रता मिली हुई है। प्रवासियों से भारत को कोई दिक्कत नहीं रही है। यूनानी, पारसी, यहूदी जैसे लोग यहाँ रहते आए हैं। मौत की सज़ा की बात करें तो देशद्रोह, आतंकवाद, बलात्कार जैसे मुद्दों पर मौत की सज़ा का विरोध तर्कसंगत नहीं है। इस तरह उपरोक्त नीतियाँ भारत में वामपंथियों की विशेषता है। आइए अब अपन दक्षिणपंथियों के मूल सिद्धांतों पर चर्चा करें। सामाजिक रूढ़िवाद और आर्थिक उदारवाद पर चलने वाले दक्षिणपंथियों के मूल सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, दक्षिणपंथियों का मानना है कि लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप सीमित हो। साथ ही सरकार ऐसा भी न हो कि लोगों को खुद निर्णय न लेने दे, जैसे चीनी सरकार करती है। दूसरा, सरकार ऐसी भी न हो कि बाजार पर नियंत्रण करे। यही वजह है कि मुक्त बाजार के सिद्धांत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश को दक्षिणपंथी अपना समर्थन देते हैं। यहाँ भी एक विरोधाभास दिखता है। दक्षिणपंथी आरएसएस विदेशी निवेश के खिलाफ मुखर रहा है। तीसरा, दक्षिणपंथियों के सिद्धांत में राष्ट्र सर्वोपरि है, अतः ये उग्र राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ते हैं। चौथा, दक्षिणपंथियों का एक मूल सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, लेकिन ये अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी पर उसका ज़्यादा असर दिखाई देता है। भारतीय संविधान तो वैसे भी अपने नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करती है। दक्षिणपंथियों का एक सिद्धांत सबका साथ सबका विकास है। वे अल्पसंख्यकों को कोई विशेषाधिकार देने का विरोध करते हैं। यही कारण है आरक्षण, हज सब्सिडी वगैरह पर दक्षिणपंथी संगठन मुखर दिखाई देते हैं। छठवां, दक्षिणपंथी विचारधारा आर्थिक क्षेत्र में निजीकरण और स्वतंत्र बाजार की सोच को बढ़ावा देती है। अगर भारत की बात किया जाए तो निजीकरण की नीति कांग्रेस सरकार ने तब शुरू की जब हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमराने लगी थी। यहाँ मनमोहन सरकार, जो कि सेंटर लेफ्ट की सरकार थी, ने अपने नीति में बदलाव किया था, जबकि दक्षिणपंथी मोदी सरकार की नीतियाँ मिश्रित है। स्वतंत्र बाजार को लेकर वे दक्षिणपंथी हैं, वहीं जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान जैसे कल्याणकारी योजनाएं वामपंथी विचार से प्रेरित हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़ा प्रशंसक हूँ, जहाँ हमारी अर्थव्यवस्था ने दक्षिणपंथ और वामपंथ दोनों से अच्छी चीज़ों को आत्मसात कर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। सातवां, दक्षिणपंथी विचारधारा टैक्स कम करने की है, इसलिए मोदी सरकार ने जीएसटी से टैक्स रिफॉर्म की शुरुआत की। आठवां, दक्षिणपंथी कड़े कानूनों पर विश्वास रखते हैं। बलात्कार, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर मौत की सज़ा के वे प्रबल समर्थक हैं। दक्षिणपंथियों का शरणार्थियों को लेकर सख्त नीति का पालन करने पर विश्वास है। इस तरह अब मैंने दोनों विचारधाराओं का सम्यक विवेचना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। यही विवेचना भारतीय इतिहास लेखन में वामपंथी दक्षिणपंथी विवाद के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद। कोई मिनट